नमस्कार। फाजिल नगर की एक ऐसी सीट है जिसको लेकर सभी टकटकी लगाए हुए देखे हैं कि यहां पर विजेता कौन होगा, और ऐसे में दमदार प्रत्याशी भी यहां पर उतर रहे हैं। चाहे भाजपा की बात कही जाए या कांग्रेस की बात कही जाए या समाजवादी पार्टी की बात कही जाए, कहीं भी एक तरह से एड़ी चोटी का जोर सारे के सारे प्रत्याशी लगाए हुए हैं, लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ इस समय कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज सिंह हैं, जो कि बताया जाता है कि लगातार राजनीति के लिए सड़कों पर पूरे 5 साल 10 साल कभी भी मनोज सिंह अस्थायी तौर पर लोगों के बीच में दिखते रहे हैं। ऐसे में एक तरफ अलग अलग प्रत्याशी हैं, अलग अलग चेहरे हैं, बड़े नाम हैं, और ऐसे में स्थानीय प्रतिनिधि के तौर पर मनोज सिंह। तो मनोज सिंह से समझेंगे कि इस बार का चुनावी एजेंडा क्या है और कैसे ये चुनाव में फतह करने जा रहे हैं। ये सब कुछ बातें होंगी और जानेंगे इनका विजन क्या है। तो चलिए स्वागत करते हैं मनोज सिंह का। स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मनोज जी, हालत तो खराब हो गई होगी आपकी, कहाँ है घूम घाम के। बस ये पूरे 10 साल से लगातार मैं चलता रहा हूँ। ये तो हमारा प्रतिदिन का नित्य वर्क है, कार्य है, तो हमको इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो चेहरे की रंगत तो कुछ और, अरे माने धूप है, धूल है, ये सब चीजें, और थोड़ा सा वर्क इस समय बढ़ा हुआ है। एक तरफ देख रहे हैं कि कांग्रेस जगह जगह अपने स्टार चेहरे उतार रही है, फाजिल नगर के लिए इतना आ रहे हैं ना, दरकिनार क्यों कर दिया? हार्दिक पटेल जी आ रहे हैं और बड़े चेहरे हैं वो भी, और कैंपेन करेंगे कल 3 बजे, और मैं आपको इन्वाइट करता हूँ कि आप भी जरूर आइएगा। हम आएंगे, लेकिन जो एट्रैक्शन जो बड़े नेताओं में था, जैसे प्रियंका गांधी का हम देख रहे हैं दूसरे तरफ कर रही हैं, फाजिल नगर भी तो महत्वपूर्ण हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे चेहरे हैं ना। ठीक है, जैसे मान लीजिए 403 सीटें हैं, समय एक जैसे सबके पास उतना ही समय है, उसी समय में सबको आना जाना है, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और उनका कैंपेन चल रहा है तो उसका लाभ हम लोगों को मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। हाँ, एक तरफ सपा है, भाजपा है, बड़े बड़े प्रत्याशी हैं, एक तरफ मनोज सिंह। कहाँ तक अपने आप को देख पा रहे हैं? ना किसको बड़ा कह रहे हैं? बड़ा कैसे है? बड़े चेहरे ना कैसे बड़ा कह रहे हैं, मतलब हम जानना चाहते हैं। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हम योगी और मोदी को नहीं, एक तरफ आपके सामने ऐसे प्रत्याशी हैं जो योगी और मोदी को पटखनी दे रहे हैं, उठा उठा के पटक रहे हैं, और ऐसे में वो मनोज सिंह का भी तो हाल बिगाड़ सकते हैं। मैंने आपको लगता है क्या कि मैंने ये संसदीय भाषा है कि मैंने पटकनी किस बात का पड़े? अखड़ा में लड़ेंगे का? हाँ, अखड़ा में लड़ेंगे? देखिए, ये सब नाटक नौटंकी उन लोगों का है, और जो है ये प्रायोजित है, प्रोपेगेंडा है कि इससे लोगों को आकर्षण मिले, लोगों को उत्साह हो। लेकिन ऐसी कोई बातें नहीं है। मामला ये है कि नेता आप लोग बड़ा कह के किसी को बड़ा बना देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, भाजपा के जो प्रत्याशी आए हैं वो किस मामले में बड़े हैं? जवाब दीजिए। लोग कहते हैं कि लोग क्या कहते हैं, आप बताइए, आपको क्या लगता है? आप बताइए। भाजपा के प्रत्याशी हैं, बड़े चेहरे हैं। नहीं, कैसे प्रत्याशी हैं, कैसे बड़े चेहरे हैं, मैं जानना चाहता हूँ। उनका एक आंदोलन बता दीजिए हमको। फाइनल विधानसभा नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में कहीं उन्होंने किसी के लिए आंदोलन किया तो बता दीजिए। जिनके लिए योगी आदित्यनाथ कैंपेन कर रहे हैं, नहीं, उनका कैंडिडेट बनाया तो ये करेंगे। तो एमएलए का फॉर्म नहीं बता रहा, उसके लिए भी आएंगे। आपके तो प्रियंका गांधी नहीं आ रही है, उससे क्या हुआ? आप तो बहुत योग्य हैं। देखिए, मैं आपको बता तो रहा हूँ, उन्होंने बनाया है, और वो कैंडिडेट जो है एमएलए का फुल फॉर्म नहीं बता पा रहा है, उसके लिए भी लोग आएंगे। के सामने जी, खुद अगर उस प्रत्याशी को आप कमजोर आंक रहे हैं तो उनके लिए खुद योगी आदित्यनाथ कैंपेन कर रहे हैं। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि अगर कोई बड़ा नेता आके कैंपेन करता है तो इसका मतलब क्या है कि वो लीडर जो लड़ रहा है चुनाव, वो जनता के लिए सुगम प्रत्याशी हो गया? ऐसा नहीं है। अगर प्रत्याशी सुगम होगा तभी कोई बड़ा आकर उसका अगर कैंपेन करेगा, तभी उसका मतलब है। इतने सुगम है तो आपकी प्रियंका गांधी तो नहीं आ रही है आपके क्षेत्र में? ना 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 ना, ये मेरे कहने का मतलब नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के लिए कोई कैंपेन करने आता है और प्रत्याशी बेहतर नहीं है तो उस कैंपेन का कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है, अगर प्रत्याशी अगर बेहतर है तो जनता उसको सपोर्ट करेगी, प्रत्याशी बेहतर नहीं है तो उसको नकार देगी। यहाँ पे जो प्रत्याशी बीजेपी के आए हुए हैं वह यहाँ के 10 साल रहे विधायक के लड़के हैं, और वो वंशवाद में आए हैं, ये बात जनता जानती है। इसलिए कि वह जो है कभी इसके पहले नहीं दिखे हैं। सड़क पर कहीं किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन नहीं, कोई वर्क नहीं, कोई किसी प्रकार का संघर्ष नहीं, किसी के सुख दुख में शामिल नहीं, तो अचानक से वंशवाद में आएंगे तो जनता वंशवाद बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसा आप कहते हैं, लेकिन हमारे जो डिस्कशन है हम लोग जानते भी हैं कि हमने वीडियो बनाया था यहाँ पर, जो लोगों से प्रतिक्रिया लिया तो उनका कहना था कि जो गंगा सिंह कुशवाहा है काफ़ी अच्छा कार्य किए हैं, उनका लड़का भी अच्छा कार्य करेगा। अब उनके समर्थकों से पूछेंगे तो क्या बताएगा? वो तो यही कहेगा। हाँ, लड़का कौन सा काम किया है नहीं पूछे उनसे, पूछना चाहिए था ना कि बबुआ कौन काम कैले बड़े हैं।
एक को काम बता दीजिए हमको। आप किए हैं? बहुत किए हैं। क्या किए? तुरपट्टी से फाइनल सड़क मनोज सिंह ने बनवाया, संघर्ष हमने किया, ट्रामा सेंटर की मांग हमने किया। मनोज सिंह ने बनवाया? और का धरना जो दे के बनवाएगा वो कौन बनाएगा, किसका कहा जाएगा? लोकतंत्र है, जनता का, जनता मालिक है। तो बड़े बड़े बैनर्स में जो बोर्ड लगा हुआ है वो विधायक जी का लगा हुआ है। अरे तो जो पदेन होता है वो अपना लिखवाता है, लेकिन जो संघर्ष किया वो महत्वपूर्ण है ना। हमने संघर्ष किया, धरना हमने दिया, 4 महीने का टाइम लिखित रूप से उन्होंने हमको दिया। तो जिसको टाइम लिख के दिया गया कि हाँ 4 महीने के अंदर इसको बनवा दिया जाएगा। आप तो एक कदम आगे निकल गए। एक तरफ से समाजवादी पार्टी कहती है कि एयरपोर्ट का फीता हमने काटा, हमने शिलान्यास किया, हमने सब कुछ किया, और आके फिर लास्ट मोमेंट में बीजेपी। सुनिए, आप घुमा रहे हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि सड़क बरसों से खराब थी, खस्ते हाल में थी, लोग आना जाना छोड़ दिए थे। और जब धरना में दिया, धरने में मुझे लिखित रूप से 4 महीना समय हमसे मांगा गया, हमसे रिक्वेस्ट किया गया कि आप धरने से उठ जाइए और 4 महीने का समय दे दीजिए। जनता से हमने पूछा, जनता ने कहा ठीक है 4 महीने का समय इनको दिया जाए, तब जाके बना। तो हमारे संघर्षों की बदौलत बना है ना। उस पर पत्थर पर नाम मेरा हो न हो, लेकिन संघर्ष हमारा है। ये जनता से पूछिए, जनता बताएगी। ये संघर्ष इतना आपने किया, धरना इतना आपने दे दिया है कि अब उस धरना का वैल्यू कम हो गया। क्या है, धरना का वैल्यू कभी कम नहीं होगा। ये हमेशा आज़ादी के पहले से भी रहा है, आज़ादी के बाद है और आगे भी रहेगा। लोग कहते हैं कि बात बात पे धरना बैठ जाते हैं। जब सड़कें सुनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। लगातार चलेगा धरना। जब भी कहीं लोकतंत्र में किसी प्रकार की समस्या आएगी तो मनुष्य धरने पर बैठेगा। इसलिए कि हमको लोकतांत्रिक अधिकार हमको मिला है। हाँ, धरना की वैल्यू कभी कम नहीं होती है। और धरना जिस दिन लोग बैठना छोड़ देंगे उस दिन कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। तो धरना करके कितना काम करा लिए हैं? एक तरह से फिर से हम थोड़ा सा समझेंगे। आपने 1-2 काम गिना दिया है कि लेकिन कुछ हम जानना चाहेंगे कि हाँ, धरने का अगर ठीक है कि आप लगातार की हैं, लेकिन वो आवाज पहुंच पाई है आपकी कि नहीं पहुंच पाई है, ये भी थोड़ा सा हम समझेंगे। कि एक विपक्ष कहते हैं कि विपक्ष कमजोर हो गया है, तो ऐसे में मनोज सिंह कहता कौन, हमको आज तक समझ में नहीं, कहता कौन है? अरे भाई, चाफ के पास रेलवे के नीचे एक क्रॉसिंग बना हुआ है, अंडरपास बना हुआ है। और अंडरपास इस तरीके से बना है कि दोनों तरफ से पानी उसमें घुस के पानी लग जाता है, गर्दन पर पानी उसमें हो जाता है। तमाम गाड़ियां उसमें आने जाने पर सीज हो जाती हैं। ट्रैक्टर सीज हो गया, मोटरसाइकिल सीज हो गई, और लंबे समय तक पानी उसमें लगा रहा। तो आपको तो जाकर विभाग से पूछना चाहिए कैसा पुल बनाया हो भाई कि इसमें पानी लग जा रहा है। तो वहाँ तो आपने क्वेश्चन किया नहीं। आपने तो वहाँ पे धरना कर दिया। हाँ, धरना किया हमने। तो क्या निष्कर्ष निकला? उनको जब हाथ पाँव फूलने लगा प्रशासन का। जब मैं उसमें जल सत्याग्रह किया तो वो आगे परेशान हुए और जो है आए और पूछे कैसे कैसे मामला सॉल्व होगा। हमने कहा मोटर लगा के पानी निकालो, तब तक हम इसमें से निकलने वाले नहीं। तो उनको आके पानी निकालने के लिए मोटर लगाना पड़ा। बघाउच मोड़ पर हम देखते हैं कि आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है, बहुत ही खतरनाक है, जिसको लेकर हमने न्यूज़ भी बनाया था। उस पर कुछ संघर्ष करते हुए शुरुआती दौर में दिखे, फिर वो फुस हो गए। आप नहीं, फुस नहीं हो गए। मामला ये है कि वो मामला सदन में जब तक नहीं उठेगा तो वो बनने वाला नहीं है, बड़ा काम है। और मनोज सदन में नहीं है, संघर्ष इसीलिए चल रहा है। सदन में मनोज जाएगा और उस ओवरब्रिज को तोड़वा के और नया पाइप बनवाने का काम करेगा, जिससे लोगों के आने जाने की व्यवस्था सही हो सके। आप अक्सर इस कोट को आप यूज करते हैं, संसद आवारा हो जाएगा। तो ऐसा बार बार आप संसद को अगर इस तरह के शब्दों से क्यों कहते हैं? कि खराब शब्द थोड़ी है, आपको खराब लग रहा है क्या? संसद जो जहाँ पे कानून बन रहा है, जहाँ पे सब चीजें बन रही है। अच्छा, आवारा का मतलब क्या समझते हैं आप? ये दिशाहीन हो जाना। बस, तो दिशाहीन हो गया तो जब काम नहीं कोई करेगा तो दिशाहीन हो जाएगा। जैसे अपने विधायक जी बोलबे नहीं करते हैं उसमें जाके, तो दिशाहीन हो जाएगा। अब कोई ड्राइवर हो तो विधायक जी की उम्र हो गई थी बेचारे, उनको तो आराम थोड़ा सा बनता था ना, इसलिए तो अपने लड़के को उतारे हैं। जिम्मेदारी लिए थे वही ना, युवा है जी। तो अब देख लीजिए, जब उम्र हो गई थी दूसरे को भेज देना चाहिए था, लड़के को भेज देते। देखते वो कितना बोलते हैं, है कि नहीं है? तो जो जिम्मेदारी लिए हैं उनको तो बोलना पड़ेगा ना, उम्र का बहाना नहीं चलेगा। इसलिए कि जब वो उसमें उनकी पार्टी ने उनको टिकट दिया तो ये समझ के दिया ना कि जनता की आवाज़ को उठाएंगे। अब उम्र हो गया, बोलिए, अब उम्र हो गया तो पर्चा नहीं भरना चाहिए था। हैं? तो इस बार तो अपने बेटे को ले आ रहे हैं ना। बेटे को ला रहे, वंशवाद चलेगा क्या? ये खानदानी व्यवस्था है, राजवाड़ा है, वंशवाद नहीं चलेगा। हाँ, ये दूसरे पर लोग आरोप लगाते हैं, ये लोग दूसरे पर आरोप लगाते हैं, खुद वही काम करते हैं। एक समय सहयोगी दल रही सपा बहुत बड़ी टक्कर दे रही है आपको। किसको दे रही है टक्कर? आपको। हमको क्या टक्कर देगी वो? स्वामी प्रसाद मौर्य ग्राउंड पर आप लोग रिपोर्टिंग पता ना कौन सा रिपोर्टिंग करते हैं, वहां जाके पूछिए। 403 पर अकेले कांग्रेस लड़ रही है,
तो मजबूत है तभी तो लड़ रही है। अब वो गठबंधन में लड़ रहे हैं, तो ठगबंधन उन लोगों ने बना रखा है, तो उनसे आप पूछ ही नहीं रहे हैं कि काहे आप गठबंधन कर रहे हैं। आपको भाजपा से जाके पूछना चाहिए ना। सुनिए भाजपा से आपको पूछना चाहिए कि आप पूर्ण बहुमत की सरकार में थे, पूर्ण बहुमत की सरकार में थे, आपने विकास किया, आपने बहुत अच्छा काम किया, जैसे आप चिल्ला रहे हैं, तो किस बात के लिए उनको गठबंधन करना पड़ा? अगर अच्छा काम किए होते तो गठबंधन नहीं करते, अकेले लड़ते, देखते हैं उनकी क्षमता। तो मजबूत है कांग्रेस, कांग्रेस आ रही है, इसलिए वो पूरे सीटों पर अकेले लड़ रही है। महागठबंधन तो आप भी लोग किए थे ना। मैं आपको बता तो रहा हूँ तो कि कमजोर थी उस समय आज कमजोर नहीं है। आज उस समय कांग्रेस कमजोर थी, लगा होगा पार्टी को कि भाई हमको किसी को सपोर्ट मिल जाएगा तो हमारा अच्छा हो जाएगा, लेकिन आज उसने जो बार बार राहुल गांधी के ऊपर भरोसा क्यों किया जाता है जब उनके नेतृत्व में कमजोर पार्टी रही है? तो नेतृत्व उनकी कमजोर पार्टी रही है। गजब बात करते हैं आप। विपक्ष जो है जनता को गुमराह करने के लिए तमाम तरह के एजेंडे तैयार करती है, और कुछ एजेंडे जनता नहीं समझ पाती है और जनता गुमराह हो जाती है। तो जब वो लोग गुमराह कर जाते हैं तो बेहतर से बेहतर व्यक्ति भी एक उस समय के लिए रुक जाता तरफ है। हम आपका स्टैंड नहीं समझ में आ रहा है, हमारी जनता भी थोड़ा समझना चाह रही है। एक तरफ आप वंशवाद की बात कर रहे हैं, गंगा सिंह कुशवाहा के लड़के सुरेंद्र कुशवाहा के लिए, और एक तरफ पूरा भारत एक तरह से कहता है कि वंशवाद कांग्रेस में है, और यही कारण है कि बार बार घूम फिर के उन्हीं परिवार के सदस्यों को ही, चाहे उनकी माता जी बने या फिर खुद राहुल गांधी अध्यक्ष बने, तो घूम फिर के वहीं पर वंशवाद। तो वहाँ पे आप भाजपा को बचाते क्यों? उनको समझ नहीं आ रहा है। आप कह रहे हैं पूरा भारत कह रहा है, भारत नहीं कह रहा है, ये भाजपा वाले आरोप लगाते हैं और खुद वही काम करते हैं। हमने ये कहा है, अगर आरोप लगाते हैं दूसरे पर वंशवाद की, तो यहाँ पे जो उन्होंने बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा है वो क्या वंशवाद नहीं है? क्या उसको राष्ट्रवाद बताएंगे आप समझाइए हमको। मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो लोग खुद दूसरे पर आरोप लगाते हैं, खुद वही काम करते हैं। क्यों करते हैं भाई, जवाब दीजिए। अब वो हम पूछ लेंगे उनसे, लेकिन फिर भी एक तरह से नहीं लेंगे। आपको तो भाई इस पर बात करना चाहिए। तो ये सवाल हमसे पूछ रहा है तो थोड़ा सा अपने केंद्रीय नेतृत्व से भी पूछ लेना चाहिए। नहीं, मैं कहाँ पूछ रहा हूँ, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो दूसरे पर आरोप लगाते हैं। आप विरोध कर रहे हैं वंशवाद का, वंशवाद का विरोध नहीं कर रहे हैं। मैंने उसका विरोध नहीं, मैं कहा कि वो दूसरे पर आरोप लगाते हैं। वंशवाद अच्छी चीज है। वंशवाद देखिए गजब बात। मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो दूसरे पर आरोप लगाते हैं, दूसरे को बुरा बताते हैं, दूसरे को कहते हैं कि ये वंशवाद है, और खुद वो उन्होंने यहाँ टिकट दिया है। तो यह क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जाके उन पार्टी के नेताओं से पूछिए। चलिए हम पूछ लेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा हम जमीनी मुद्दे पर बात कर लेते हैं, फाजिल नगर के मुद्दे पर बात कर लेते हैं। फाजिल नगर को कितना समझ पाए हैं आप? संघर्ष मैंने 10 साल से लगातार किया है, लगातार जनता के बीच में रहा हूँ, और हमने यहाँ की तमाम समस्याओं को अपने दिल से सोचा है, देखा है, जाना है। एक तो यहाँ के जल निकासी के मामला है, पानी का मामला है, यहाँ पे नहर में पानी न आने का मामला है। नहरें होने के बावजूद भी लोगों को पंपिंग सेट से सिंचाई करनी पड़ती है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। कितने साल रही ना कांग्रेस केंद्र में, तो करना चाहिए था। 32 साल से कांग्रेस में यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं है, और नहरों का जो संरचना है कांग्रेस ने ही बनाया है। 32 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं है, तो पानी केंद्र सरकार डालेगी, उसमें प्रदेश की सरकार डालेगी ना। वो तो आरोप लगाते हैं कि मिला जुला जैसे तैसे 70 साल तो एकदम कांग्रेस के हवाले ही रहा। अब आप पत्रकार हैं, आपको तो सब अच्छी तरह पता होगा कि कौन क्या काम करता है कि नहीं है। अभी जो है गेदा सिंह गन्ना अनुसंधान केंद्र है, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का अधीन आता है, जिसको कांग्रेस ने जब सरकार रही कांग्रेस की तो बनाया था। आज वहाँ कोई वैज्ञानिक नहीं है, वहाँ कोई निदेशक नहीं है। 1995 में डॉक्टर एच.एन. सिंह जब यहाँ से तबादला हुआ, उसके बाद कोई निदेशक नहीं है। 95 से 2022 का समय जोड़ लीजिए आप, क्यों नहीं आया? केंद्र सरकार भेजेगी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट उसको भेजती है, लेकिन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उस पद को यहाँ से समाप्त कर दिया। ये आपको पूछना चाहिए। यहाँ जो आलू फार्म बना हुआ है, आलू का कोल्ड स्टोरेज, उत्तर प्रदेश सरकार कांग्रेस ने बनाई थी आज से 32 साल पहले जब उसकी सरकार थी। तो आज लगातार 32 सालों से बंद पड़ा है, उसको केंद्र सरकार खोलेगी, उसको उत्तर प्रदेश सरकार खोलेगी। 4 बार सपा की, 4 बार बहुजन की सरकार बनी, 5वीं बार भाजपा की सरकार बनी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है खंडहर बना हुआ है। सदन में बोलना चाहिए था। तो तमाम हमारे सामने मुद्दे हैं जिस पर हम काम करते हैं, बोलते हैं, और अवसर मिला तो इस पर काम करेंगे। आपको मैं जानकारी दे दूं कि किसानों के उत्थान के लिए न्याय पंचायत स्तर पर समितियां कांग्रेस ने बनवाई, और समितियों से लोगों को खाद, बीज और जो है कृषि करने के लिए पैसे भी मिलते थे। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार नहीं है, इन लोगों ने उसको भी भट्ठा बैठा दिया। आप लोग के ऊपर एक तरह से विपदा ही है कि समय समय पर जो शीर्ष के नेतृत्व वाले नेता रहे हैं, जो आपके स्टार प्रचारक रहे हैं, वो भी आपके पार्टी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और वो चले गए दूसरे तरफ। तो कैसे आप लोग कर पाएंगे, कैसे सत्ता में आ पाएंगे?
संघर्ष ऐसी चीज है आपकी टीम ही मजबूत नहीं है। ना, टीम कैसे टीम मजबूत नहीं है? नहीं, कैसे ये आरोप कैसे लगा रहे टीम मजबूत नहीं है? गयाना स्वामी वो आरपीएन सिंह तो क्या हो जिनके ऑफिस में, जिनके दफ्तर आवास पे ही दफ्तर हुआ करता था, आप लोग सभी लोग जाया करते थे, लेकिन वो एक तरह से डिपेंडेंसी कांग्रेस की वहीं पे थी और वो चले गए। किसी के जाने से ना दफ्तर खत्म होता है और ना ही व्यवस्था खत्म होती है। कांग्रेस एक विचारधारा है और ये विचारधारा चलती रहेगी, इसमें कहीं किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। और जो संघर्ष करना जानता होगा वो कांग्रेस में टिकेगा, और जो संघर्ष करना नहीं जानता, आराम तलब होगा, वो चला जाएगा। ऐसी बातें लोग कह देते हैं, लेकिन उनके जाने से नुकसान तो मुझे दिखता है, क्योंकि खास तौर पर जिस समुदाय से आते हैं, जिस वर्ग से आते हैं, उसका एक अट्रैक्शन रहा, वोटर्स का भी अट्रैक्शन रहा, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान तो पहुंचेगा। ये आप लोग जाति धर्म की बात क्यों करते हैं? लोगों को जात में क्यों बांटते हैं? हमको समझ नहीं आता है। नेता सर्वसाधारण का होता है, सबका होता है, जनता का होता है, इसमें जात वाली बात कौन सी आ गई? देखिए, हम लोग नहीं करते। अच्छा सुनिए, आप लोग पार्टी वाले लोग हमसे बात करिए। ये बताइए कि आप कह रहे हैं उनसे जाने से कमजोर हो गए, जब थे तो कौन सा वहाँ सीट जिता लेते थे? कौन सा सीट फाइनल जिता लिए? आप लोग तो सिर पे उनको लेकर चल रहे हैं। बताइए, गजब बात है। आप जो कह रहे हैं कि जाने से असर पड़ जाएगा, क्या असर पड़ जाएगा? फाइनल जिता लिए, कसियाँ जिता लिए, रामकोला जिता लिए, क्या किए? पड़ोना जिता लिए, खुदे हार गए हैं। तो देखिए, जब तक व्यक्ति संघर्ष नहीं करेगा तो जनता के दिल में जगह नहीं बना पाएगा। हमारा काम है संघर्ष करना। अभी जाने के बाद से उनकी कमी को बता रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि असर पड़ जाएगा, असर कौन सी पड़ जाएगा? ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई असर पड़ने वाला नहीं है अगर व्यक्ति संघर्ष करने वाला नहीं है। देखिए, कहने का आशय यह है कि रूठे सुजन बनाइए, जो रूठे 100 बार, रही मन फिर भी पोइए, टूटे मुक्ताहार। जो व्यक्ति अगर मोती की तरह है, कारगर है, समाज के लिए काम कर सकता है, अनमोल है, तो उसको उसके जाने से असर पड़ सकता है। लेकिन जो बेकार है, किसी काम का नहीं है, जिसके रहने पर भी कोई काम नहीं हुआ, तो चला जाने के बाद क्या होने जाने वाला है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपके ऊपर से, अपने ओर से आप बोल रहे हैं। राजनीति थोड़ा अनिश्चितता वाली चीज़ें हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि कांग्रेस में आप मनोज सिंह कब तक हैं? मैं मनोज सिंह कब तक हूँ, मैं आपकी बात समझा नहीं। कांग्रेस में आप कब तक रहेंगे? एक तरफ देखा जाए कि बीजेपी की तरफ सब लोग मूव कर रहे हैं, उगता हुआ सूरज दिख रहा है लोगों को, और एक तरफ से सूर्यास्त कांग्रेस का दिख रहा है। जब तक सांस रहेगी तब तक कांग्रेस में रहेंगे, इसलिए कि हम विचारधारा से जुड़े हुए हैं, और जब तक हमारी सांस चलेगी कांग्रेस में रहूँगा। ग्राउंड पर थोड़ा सा हम बात करेंगे। ग्राउंड पर बीजेपी के जो लोग हैं, या फिर हमारी भी टीम निकली हुई थी, लोगों का कहना, महिलाओं से बात करने पर उनका सबसे बड़ी एक एडवांटेज दिख रहा है कि आज घर घर राशन फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी और भी बेसिक सी नीड है, चाहे आवास की बात कही जाए और भी वैक्सीनेशन की बात कही जाए, तो बीजेपी इस बातों को लेकर पूरे आक्रामक ढंग से चुनाव मैदान में है, और एक तरफ आपके पास पोर्टफोलियो में दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो कैसे टैकल करेंगे? ये आपने एक तो बात कह दिया कि फ्री में राशन मिल रहा है, लेकिन ये आपने नहीं कहा कि 400 सिलेंडर 1000 में मिल रहा है। ये क्यों नहीं कहा आपने? तो दे रहे हैं ना, वो दीपावली में 2 सिलेंडर देने की भी बात कह रहे हैं। दीपावली तो एक बार आता है साल में, हर महीने लोगों के यहाँ सिलेंडर लगता है। ये आपने क्यों नहीं बताया कि कांग्रेस सरकार में जो है फ़ोन सुनने के लिए पैसा नहीं लगता था, आज 28 दिन पर फ़ोन को बंद कर दिया जाता है, अब 24 दिन पर बंद कर दिया जा रहा है, और सुनने के लिए पैसा लिया जा रहा है। ये आपने नहीं कहा। आपने नहीं कहा कि 70 रुपये में मिलने वाला सरसों का तेल कांग्रेस सरकार में 70 रुपये में जो मिलता था, भाजपा सरकार में 210 रुपये लीटर मिल रहा है। ये आपने नहीं बताया। अब फ्री का 5 किलो का राशन आपको दिखाई दे रहा है, 20-25-100 रुपये का राशन है आपका, 1000 रुपया लोग हर महीने दे रहे हैं। इस पर आपने फोकस नहीं किया, क्यों बताइए? हमारा फोकस रहा, लेकिन हम जो मुद्दे हैं उनको लेकर हम आपके सामने रहे। कैलकुलेशन तो हम जनता को दिखाते रहते हैं कि क्या क्या सच्चाइयाँ हैं, ग्राउंड रियलिटी है, लेकिन जिस तरह से परसेप्शन उन्होंने लोगों के दिमाग में बनाया है, उसको तोड़ पाना हमको समझाना आसान है, लेकिन लोग जो हैं उनको समझाना, परसेप्शन बनाने के बाद से समझाना मुश्किल हो सकता है कांग्रेस के लिए। उस लिहाज से हम आप समझ जाएंगे तो जनता भी समझ जाएगी। हाँ, आपको समझाना जरूरी है, पहले आप समझ लीजिए, इसलिए कि जो आप बोलते हैं वो जनता सुनती है। तो अगर आप ये कहेंगे कि फ्री में दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये साथ साथ क्यों नहीं कर रहे हैं कि फ्री में दे रहे हैं तो महंगाई भी इन्होंने बढ़ाया है, जिससे एक बात से खंडन हम करना चाहेंगे कि मैं जो बोलता हूँ या हम जो बोलते हैं वो जनता नहीं सुनती है। जनता जो बोलती है हम उन्हें दिखाते हैं। तो जनता ऐसे कह रही है, उनके दिमाग में है कि हाँ राशन मिल रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री में मिल रही हैं, बाकी सब चीज़ें मिल रही हैं, तो क्यों नहीं हम बीजेपी को दें?
तो आपको पूछना चाहिए था कि सिलेंडर भी 400 से 1000 हो गया तो 600 रुपये कहाँ से ले आते हैं, आपको पूछना चाहिए ना। आपको ये भी पूछना चाहिए कि क्या आपके इनकम में बढ़ोतरी हुआ। मनरेगा की मजदूरी 198 रुपया हुआ करती थी, अब 204 रुपया हुई है। कितना रुपया बढ़ा? 6 रुपया बढ़ा। तो मान लीजिए अगर कोई मनरेगा का मजदूर अगर कांग्रेस सरकार में 198 रुपये पाता है और उस समय 400 का सिलेंडर लाता था, फ्री में फ़ोन सुनता था और 70 रुपये में सरसों का तेल लाता था, उसका काम चल जाता था। और आज वही मनरेगा का मजदूर उतना ही पेमेंट पाकर अगर 1000 का सिलेंडर लेके आएगा तो 600 कहाँ से ले आएगा? कभी पूछा आपने? उसको बताइए, समझाइए, आपकी जिम्मेदारी है। आप तो सब जो है चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सच्चाई उसके सामने तक पहुंचाएं। आप उससे पूछिए, उसको बताइए, करे भाई फ्री में सब सुनते थे, तनख्वाह उतना ही पाते थे पहले, तुम मजदूरी उतना ही पाते थे, और आज जो है हर 28 दिन पर तुम्हारा फ़ोन बंद हो जाता है। कहाँ से भराते हो भाई 300 रुपये का रिचार्ज? पहले 5 रुपये 10 रुपये का रिचार्ज आता था, अब 300 का रिचार्ज आता है, उसको भरवाना पड़ता है। तो बताइए, उसको पूछिए, उससे कहाँ से लाता है पैसा, कैसे आता है, कैसे हो रहा है। वो कर्ज में डूबता जा रहा है। भाई साहब मैं आपको बताऊं कि लोग कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं। आज इस समय लोग बहुत काफ़ी हेरिटेट हैं, इसलिए कि उनके ऊपर लोड ज़्यादा है, इनकम कम है, लोग परेशान हैं। तो इन सब चीज़ों को बताने की जिम्मेदारी आपकी है और उसको बहुत आपको ढकने की ज़रूरत नहीं है। सच्चाई है, खोल के बताइए। चलिए, जो सच्चाई होती है वो तो हम दिखाते रहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी जी। ये थे हमारे साथ मनोज सिंह, जो फाजिल नगर से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और इस बार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इनके बातों को आपने सुना और कैसे जो राजनीतिज्ञ हैं यहाँ पर, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ उतरे हैं, उनमें मनोज सिंह कैसे फाइट करेंगे, ये भी बातें, इनकी स्ट्रेटजी को आपने सुना। अपने इन्होंने अपना पूरा स्ट्रेटजी आपके सामने रखा है। देश और दुनिया की तमाम खबरें हमारे साथ देखने के लिए पेज को फॉलो कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।